अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और अक्टूबर की 31 तारीख, जबकि पाकिस्तान में 1 नवंबर है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं। जिक्र थोड़ा अफ्रीका का होगा, पाक अफगान ताल्लुकात का होगा, पाक भारत ताल्लुकात का होगा और अमरीका भारत ताल्लुकात का होगा। सबसे पहली खबर सूडान से, जहां से बहुत बड़े कत्लेआम की खबरें आ रही हैं। सूडान का एक इलाका है दारफोर। दारफोर का सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है अल फशर। अल्फशर को बुनियादी तौर पर, चूंकि सूडान में गुज़श्ता 3-4 सालों से खाना जंगी शुरू है, वहाँ पर दो जर्नलों की लड़ाई है। और इस दो जर्नलों की लड़ाई में अब तक हजारों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। एक जर्नल जिनका नाम जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, और जिनको जनरल हिम्मती भी कहा जाता है, वो जिस एक मिलिशिया को हेड करते हैं, उसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ। और दूसरे जर्नल जो है, उनका नाम है जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान। ये सूडानीज आर्म फोर्सेस, यानी जो सूडान की सरकारी फौज है, ये उसके सरबराह हैं। तो इन दोनों के दरमियान जंग जो है वो बुनियादी तौर पर सूडान में हुकूमत कौन करेगा, इस पर शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद सूडान के एक हिस्सा, जो कि बुनियादी तौर पर इसी दारफोर के रीजन में है, वाक़ है, यहाँ पर कुछ अर्सा पहले बहुत बड़े गोल्ड के ज़खायर मिले थे, यानी बहुत बड़े सोने के ज़खायर मिले थे। और उसके बाद यहाँ पर उससे खाना जंगी में मजीद इजाफा हो गया। और वो खाना जंगी जारी रही। अल्फशर नामी जो दारफोर का सबसे बड़ा शहर है, इसका मुहासरा आरएसएफ ने गुज़श्ता कोई 18 माह से किया हुआ था। और अब यानी 31 तारीख को उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने कब्जा किया इस शहर पर, तो उसके बाद आरएसएफ के जो जंगजू थे, उन्होंने वहां पर एक अस्पताल में गए और वहां पर बहुत सारे मरीजों को जो है हलाक कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस अस्पताल में 460 मरीजों और जो अस्पताल का अमला है, उनको कत्ल किया गया। और अब तक यानी ये कोई 18 माह में इस खत्ते में कम से कम 20,000 अफराद हलाक हो चुके हैं इस खाना जंगी में। जबकि 1 करोड़ अफराद, तकरीबन 10 मिलियन अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं दारफोर के रीजन में। और यहाँ पर अब कहत का खतरा है। बहुत सारे लोगों का यह खौफ है कि जो जेनोसाइड 1994 में रवांडा में देखा गया था, खौफ है कि शायद इससे भी ज्यादा बड़ा जो एथनिक क्लिनजिंग है, वो यहाँ दारफोर में शुरू हो चुकी हो। यहाँ पर जो आरएसएफ के जंगजू हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर रहे हैं। उनके ऊपर हर किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। नाजरीन, ये 15 अप्रैल 2023 की बात है, जब जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और आरएसएफ के जंगजू, यानी जनरल हिम्मती के जो जंगजू थे, उनके दरमियान झड़पें शुरू हो गई सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के कंट्रोल के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जंग मजीद फैल गई। और जब ये इत्तलात आई कि दारफोर के रीजन में गोल्ड के बहुत बड़े जखायर मिले हैं, तो उसके बाद इस जंग में मजीद इजाफा हो गया। यहाँ पर ये जो आरएसएफ के जो फाइटर्स हैं, बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक उस जंजवीद मिलिशिया से है। ये सारे अरब हैं, एथनिक अरब्स हैं। और जो दूसरी जानिब है वो प्रिडोमिनेटली ब्लैक हैं, अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है। और इसी तरह अरब जो है वो भी मुसलमान है। तो जंजवीद जो है, इनकी मिलिशिया जो है, ये नोटोरियस थी। इन्होंने 2003 और 2005 के दरमियान दारफोर में बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था। 2 लाख अफराद को इन्होंने उस वक्त भी कत्ल किया था। एक मरतबा फिर जनरल हिम्मती की जो आरएसएफ है, उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो एक मरतबा फिर बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर रहे हैं। और शायद ये एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं है मालूम कि कितने एग्जैक्टली लोग कत्ल किए जा चुके हैं, लेकिन कम से कम एक अस्पताल से इत्तला यह है कि 460 लोगों का कत्ल किया गया है। आ, इस जंग में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ है। और इनमें से अक्सरियत मुसलमान ममालिक की है, और इनमें से अक्सरियत अरब ममालिक की है। देखिए, जो आरएसएफ है, ये बुनियादी तौर पर सूडान की बाकायदा फौज का कभी भी हिस्सा नहीं थी। ये एक मिलिशिया थी, जो कि साबिक सदर अहमद अल बशीर, उन्होंने कायम की थी। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, तो उसके बाद फिर इनके दरमियान लड़ाई शुरू हुई थी। तो इनको यानी आरएसएफ की मदद के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात का आ रहा है, जो कि इनको हथियार भी फराहम कर रहा है, ड्रोन्स भी फराहम कर रहा है, जिसमें कि चाइनीज विंग लूंग 2 और फी होंग 95 जैसे ड्रोन शामिल हैं। वो उनको दे रहा है। और साथ जो पैसे वगैरह भी इनको दबा के दे रहा है, क्योंकि यूएई की जो नज़रें हैं
وہ सूडान के गोल्ड डिपॉजिट्स पर हैं। इसी तरह रूस भी आरएसएफ की मदद कर रहा है, और रूस की जो वहां पर मिलिशिया है, जिसको वो अफ्रीका कोर कहते हैं, और इससे पहले ये वैगनर ग्रुप के नाम से जानी जाती थी, इनकी भी नजरें सूडान के गोल्ड और रेड सी पर है, जहां पर कि वो अपनी बेस कायम करना चाहते हैं। जबकि कतर भी आरएसएफ ही के साथ अलाइंड है। उनकी डायरेक्ट ज्यादा मदद तो नहीं करता, लेकिन उनके साथ वो फिर भी पूरी यानी खबर ऐसी है कि हेल्प करता है। जबकि जो एसएएफ है यानी सूडान की जो फौज है बाकायदा, उसकी मदद करने वालों में इजिप्ट सदर फहरिस्त है, जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है, लॉजिस्टिक्स दे रहा है। और क्योंकि इजिप्ट के नाइल वाटर यानी दरिया नील के पानी में इंटरेस्ट है, तो वो चाहता है कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो कि मिस्र नवाज हो। साथ ईरान जो है वो भी जो एसएएफ है उनकी मदद कर रहा है। ईरान इनको ड्रोन्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, और साथ फिर उनको पोर्ट की एक्सेस भी दे रहा है। जबकि सऊदी अरेबिया भी जनरली समझा जाता है कि वो भी एसएएफ के साथ अलाइंड है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि यहाँ पर सीज फायर हो, और इस सिलसिले में सऊदी अरब की मदद से मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक कामयाब ना हो पाया। और यूं यह खाना जंगी, जो कि बुनियादी तौर पर दो जर्नैलों की लड़ाई है, और बीच में सोने के बहुत बड़े जखायर हैं, और उसने एक पूरी कौम को डुबो दिया है। जब किसी भी मुल्क पे नाअहल हुक्मरान आते हैं तो उनका नतीजा यही निकलता है। वहां पर हर किस्म की ताकतें आती हैं। कहीं पर उनको गोल्ड नजर आता है, कहीं पर उनको रेयर अर्थ मिनरल्स नजर आते हैं, सब कुछ नजर आता है, और फिर उसी की वजह से कौमों का फ्यूचर तबाह हो जाता है। सूडान ये एक खौफनाक मिसाल है। और इसी तरह जब भी कौमों के मैंडेट को नहीं माना जाता, तो एक और इस वक्त फिल्म चल रही है, खौफनाक फिल्म, तंजानिया में, जो अफ्रीका का दूसरा मुल्क है। यहाँ पर गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 700 अफराद हलाक हुए हैं। किस वजह से? हंगामों में। हंगामे क्यों हो रहे हैं? हंगामे इसलिए हो रहे हैं कि वहां पर जो मौजूद हुकूमत है, उसने जो है बहुत ज्यादा धांधली की है इलेक्शंस में। लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें अपना मैंडेट वापस चाहिए। और उसके ऊपर हुकूमत ने हैवी हैंडेडनेस दिखाई, कर्फ्यू लगाया, फौज डिप्लॉय कर दी, इंटरनेट बंद कर दी। शायद आपको पाकिस्तान की कुछ फिल्में तो याद आ रही होंगी जब मैं ये बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर कई जगहों पर गोली चलाई, और ऐसी गोली चलाई कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी जो 700 अफराद जो मारे गए हैं, इनमें से तकरीबन 350 लोग दारुसलाम में हलाक हुए हैं, जबकि 200 एक और उनका शहर है मुआंजा, वहां पर हलाक हुए हैं। तो यूं जो तंजानिया में भी आपको एक मरतबा फिर क्या नजर आ रहा है, एक वर्चुअल डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। वो डिक्टेटरशिप जो कि लोगों का मैंडेट नहीं मान रही। वहां पर अवाम खड़े हुए, वहां पर अवाम ने अपना खून दिया, और दे रहे हैं। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि वहां पर भी जो हुकूमत है इस वक्त, जो बरसर इक़्तिदार सदर है उनकी, समिया सुलूलू हसन उनका नाम है, और वो 2021 से यहाँ पर सदर हैं। उन्होंने इस वक्त किया क्या है? उन्होंने जो मेन अपोजिशन लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और साथ दूसरे जो मेन अपोजिशन लीडर हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें। एक के ऊपर ट्रीजन का ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ याद आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बहुत सारी पैरेलल्स हैं जो इस वक्त सूडान में हो रही है। खुदा ना करे कि पाकिस्तान में सूडान जैसी सूरत हाल बने, लेकिन पाकिस्तान में भी मामलात ज़खायर ही से चल रहे हैं। और साथ फिर आप ये देखिए कि जो तंजानिया में हो रहा है, वो तो बिल्कुल वही फिल्म है जो पाकिस्तान में चली है। और नताइज ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े हो गए। पाकिस्तान में वैसे लोग नहीं खड़े हुए, और शायद इसीलिए हाल भी यही है। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, और वो भारत और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं कि जी ये तो फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट है, इसकी क्या अहमियत है। मेरा ख्याल है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। 10 साल डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट की है। ये माहिदा जो है, इस पर दस्तखत अमेरिका के जो सेक्रेटरी दिफा हैं पीट हेगसेथ, और भारत के दिफा के वजीर राजनाथ सिंह के दरमियान कुआलालंपुर में बातचीत के बाद हुआ। और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो यूं है कि ये बुनियादी तौर पर इस फ्रेमवर्क के तहत भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली दिफाई शोबे में, उसकी उसका अहाता किया जाएगा। कहाँ एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी में मदद की जा सकती है, कहाँ एक साथ मिलकर रिसर्च की जा सकती है, कहाँ अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, कहाँ भारत अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीद सकता है। क्योंकि याद रखिए कि जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका आए थे, तो उस वक्त भी अमेरिका ने भारत को F-35 जहाज ऑफर किए थे। तो मेरा ख्याल यह है कि ये एक बहुत बड़ी बुनियाद है अमेरिका और भारत के दरमियान, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दिफाई के ताउन के हवाले से। उसमें ये एक बहुत अहम कदम है, और मेरा ख्याल है इसको अहमियत दी जानी चाहिए। मेरी राय में इससे
जो ये जो मुआहदा है, ये भारत और अमेरिका के दरमियान जो मौजूद शकूक व शुबहात थे, जो पाकिस्तान में भी जाहिर है कि जब था ट्रम्प बात करते हैं जी 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, 7 तैयारे गिराए, लेकिन हकीकत जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की है वो ये मुआहदा है। और इसी की वजह से अमेरिका और भारत के फ्यूचर के ताल्लुकात भी डिफाइन होंगे। एक ऐसे वक्त ये मुआहदा हो रहा है कि आज भारतीय और रशियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने एक मरतबा फिर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और ये उन इत्तलात के बाद आ रहा है कि जब अमेरिका ने भारत को एक मरतबा फिर चाबहार जो पोर्ट है उसके हवाले से वेवर दे दिया है अगले साल तक। ये तमाम कंसेशंस दी जा रही हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये मिसपरसेप्शन है, ख्याल है कि यह खाम ख्याली है कि शायद अमेरिका और भारत के दरमियान दूरियां हैं। ये ठीक है कि सियासत में कहीं ना कहीं तल्खियां आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा डेंट मुझे नजर आ रहा है। मैं एक छोटा सा तकाबली जायजा पेश करना चाहता हूँ चंद पॉइंट्स के हवाले से, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। तो अगर आप अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को देखें तो ये 10 साला फ्रेमवर्क मुआहदा है, जिसकी बहुत अहमियत है, जो दफाई ताउन में बहुत बड़ी वसअत दे सकता है। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जामे पॉलिसी का रोड मैप फराहम करता है, और ये फराहम करेगा, जिसमें कि जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बाहमी मशकें और इंटेलिजेंस शेयरिंग, काफी कुछ इसमें शामिल है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस किस्म की क्या सूरत हाल है, इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई तवील मुद्दती मुआहदा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन ज्यादातर आर्जी नौयत का होता है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है, यानी तवील मुद्दती मुआहदे को छोड़ें। इस वक्त पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर अमेरिका 7 मरतबा सैंक्शंस लगा चुका है। हमारे जो फौज के सरबराह हैं उन्होंने सर ट्रम्प के साथ बैठकर खाने भी खाए और मुलाकातें भी एक से ज्यादा हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा तो ये निकला कि पाकिस्तान ने सर ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। ठीक है, रियासत का फैसला है, कोई बुराई बुराई नहीं है इसमें। और साथ गजा में फौज के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। इल्जाम ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को बाकायदा तस्लीम करने के लिए भी तैयार है। सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ है, क्या इसमें भी अमेरिका कहीं शामिल था? बिल्कुल, मेरा ख्याल है अमेरिकी रजा के बगैर नामुमकिन है। तो लिहाजा पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला, पाकिस्तान ने सिर्फ सब कुछ दिया, जबकि भारत को बहुत कुछ मिला। दूसरा, स्ट्रेटेजिक, जो इंडो पैसिफिक खित्ता है, यहाँ पर चीन के असर को कम करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जबकि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का ताल्लुक है उसकी ज्यादातर तवज्जो अगर आप देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती पर मरकूज है। और ये ताउन भी इंतहाई महदूद है, इंतहाई। और इसमें कुछ अब थोड़ी बहुत एटमी अदम फैलाव और सिक्योरिटी की महदूद शराकतदारी शामिल है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। फौजी और तकनीकी दायरा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करना चाहता है, मुश्तरका तहकीक करना चाहता है, साथ अमेरिका के भारतीय अफवाज के साथ मुश्तरका एक्सरसाइजेस करना चाहता है, और साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह की भी बात हो रही है। जबकि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का ताल्लुक है वो F-16, ज़्यादातर फौजी तरबियत, कुछ थोड़ी बहुत महदूद पैमाने पर हथियारों की फराहमी तक ही महदूद है। टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जानिब से बहुत ही महदूद है, क्योंकि अमेरिका को आज तक पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं है। और अगर आप जोग्राफियाई और सियासी तनाजुर में देखें तो अमेरिका जो है वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझता है। और उसको, क्योंकि अमेरिका का ख्याल ये है कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, और इसलिए वो अपने आप को ज्यादा अलाइंड समझते हैं भारत के साथ। जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा एक गैर यकीनी नौयत के होते हैं। इन पर कभी भी आपको एतमाद नहीं होता कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान चीन के साथ करीब रहा है। एक और बात जो कि पाकिस्तान और अमेरिका और भारत के दरमियान अहम है वो ये है कि उनकी, बावजूद इसके कि उनके दरमियान तिजारती मामलात पर कशीदगी है, अभी तो कहते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट, लेकिन फिर भी देखिए उनका दिफाई ताउन जो है वो जारी है। जो पाकिस्तान के मामलात हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद 2018 में मुअत्तल की थी, 2018 में। और जो हमारे बड़े साहिबान हैं ये यहाँ आए, मुलाकातें हुई, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि वो जो सैंक्शन है वो भी जारी हैं और इमदाद भी मुअत्तल है। और साथ वजह यह है कि सी पैक उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है उसका। और साथ फिर भारत का जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है उसमें ज्यादा उसका फोकस मेड इन इंडिया पर है, यानी वो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर चाहता है, जॉइंट प्रोडक्शन चाहता है। जबकि पाकिस्तान का जो दिफाई ढांचा है
وہ بہت زیادہ یعنی محدود ہے صنعتی لحاظ سے، اس لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایسی کوئی شراکت داری ہے ہی نہیں۔ تو یوں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس پورے، ویسے میں نے بہت سارے پوائنٹ دیکھے ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا ہے بہت اہم ہے، اور یہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں شاید امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو ڈیفائنڈ اور ری ڈیفائن کرتا رہے گا، جبکہ پاکستان ہمیشہ کے لیے علاقائی حالات کی ویوز پر چلتا ہے، ہمیشہ اپنے جغرافیے کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پاکستان کے پاس کچھ بھی ہو، چاہے وہ ریئر ارتھ منرلز ہوں یا کچھ اور ہوں، ان کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان نے آج تک یہ سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں ان کو، اور جن کا تعلق امریکہ سے ہے، ان کو ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کرے، ایسی کوشش بھی نظر نہیں آ رہی، اور اسی کی وجہ سے نتائج بالکل مختلف ہیں۔ ساتھ تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کا، دیکھیے 20 دن ہو گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جو تمام سرحدی راہداریاں ہیں وہ بند ہیں۔ کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہزاروں افغان مہاجرین جو ہیں وہ مختلف راہداریوں کے قریب بہت زیادہ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف جو خیبر پختونخوا کے جو جمرود کا علاقہ ہے، خیبر ڈسٹرکٹ میں تورخم بارڈر کے قریب، وہاں پر کم از کم 400 جو ٹرکس ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جن میں خاندان پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارے ٹینٹوں میں بہت ہی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بارڈر بند ہے۔ آج کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید یعنی آنے والے چند گھنٹوں میں یہ بارڈر کم از کم یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دی جائے، اور وہ مہاجرین جو یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ آئی وش کہ ایسا ہی ہو اور جلد از جلد ہو۔ لیکن یہ جو بارڈر راہداریاں ہیں، ان کی بندش سے اس علاقے کے جو تاجر ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان اور افغانستان دونوں جانب۔ ایک ایسٹیمیٹ دیکھ رہا تھا میں کہ جو مقامی جو تاجر ہیں، ان کو اب تک کم از کم $50 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے، باہمی تجارت، تو کوئی $1.5 ارب سے زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن یہ جو معاملات اس وقت بگڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو تجارت ہے اس کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور تو چھوڑیے کہ نقصان تو یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ کم از کم 1,000 ٹرک تو جو ہے وہ کراچی پورٹ میں سٹک ہیں، جبکہ 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، کیونکہ یہ جو بارڈر راہداری ہیں وہاں پر وہ مزدور طبقے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، ان کا بھی تمام کا تمام کام بند ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو پائے۔ اور وہاں پر جو کاروباری طبقہ ہے وہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی کافی زیادہ جو یہاں پر انڈسٹری ہے اس پر بھی اس کا کافی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تو افغانستان پر زیادہ اشیاء بیچتا ہے، افغانستان تو پاکستان پر محدود اشیاء بیچتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اوور آل پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو اس وقت دوبارہ 6 نومبر کو بات چیت شروع ہوگی، اور آئی ہوپ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے، لیکن پاکستان کو سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جس طریقے سے تین تین حکومتیں چل رہی ہیں، جس کا میں نے کل ذکر بھی کیا تھا، اس کی موجودگی میں اگر آپ طالبان کے ساتھ بات کریں بھی، اور اگر طالبان آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے بھی، لیکن اگر پاکستان کے اندر پیرالل حکومتیں چل رہی ہوں گی تو مجھے بتائیں کہ استحکام کہاں سے آئے گا؟ ہمیشہ کے لیے ترقی کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ کہ امن رہے، دوسری استحکام رہے، تیسری پالیسیز میں کنسسٹنسی، تسلسل رہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر آپ بھول جائیں کہ ترقی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو فوراً کامیاب بھی کیا جائے، ورنہ تو ہوگا یہ کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو نقصان بھی ہوگا، اور نقصان کیا کہ پاکستان تو بہت بڑی سپیس لوز کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنا پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے دور ہوں گے، اتنا ہی افغانستان میں جو پالیسی میکرز ہیں اور عام افغان ہیں ان کو بھارتی زیادہ اچھے لگیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ بھارت وہاں پر اپنے لیے اسپیس قائم کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے بھارت کا حق ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر پاکستان نیپال میں کرنا چاہتا ہے تو بھارت بھی وہاں پر کر سکتا ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز نہ کرے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جتنا جتنا افغانستان سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا اتنا وہاں پر نئی قوتیں اپنی سپیس بنا رہی ہیں، جس میں بھارت سر فہرست ہے، اور ساتھ ایران کو نہ بھولیے۔ آج ایران نے باقاعدہ ٹرین کے ذریعے بھی افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے۔ آج ان کی ایک ٹرین ہرات پہنچی ہے، جس میں تیل اور دوسری اشیاء جو ہیں وہ ٹرین لوڈ پہنچا ہے وہاں پر۔ تو ایران باوجود اس کے کہ وہ بھی افغانستان کا پڑوسی ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں افغانوں کو اپنے ملک سے نکال رہا ہے جتنے پاکستان نے نکالے ہیں،
اور باوجود इसके कि ईरान भी अफगानिस्तान की बॉर्डर पर फेंसिंग कर रहा है। वो फेंसिंग नहीं कर रहे, वो दीवार कायम कर रहे हैं, वो दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वो वहां पर तजारत भी कर रहे हैं, सरमायाकारी भी कर रहे हैं, और यही एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि वहां पर पॉलिसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो कि रोजाना हर किस्म के बयानात देकर दो मुल्कों के ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जब तक के ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को हमारी रियासत शह देती रहेगी, भूल जाएं कि पाकिस्तान में कभी इस्तेहकाम भी आएगा। और अगर जब तक पाकिस्तानी रियासती इदारे अपनी ही हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करेंगे, चाहे वो बात आज़ाद कश्मीर की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, भूल जाएं कि यहाँ पर कभी अमन भी आ सकता है, भूल जाएं कि यहाँ पर कभी सरमायाकारी भी आ सकती है। कहाँ है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट्स? अभी शहबाज शरीफ साहब पहले कह रहे थे, हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे कि जी वो अरबा डॉलर यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? नहीं है। क्यों नहीं है? आप सऊदीज को ब्लेम ना करें, उनको नजर आ रहा है, उन्होंने पैसा, वो खैरात के लिए वो पैसा नहीं डाल रहे, वो कारोबार के लिए डाल रहे हैं, उनको मुनाफा चाहिए। मुनाफा तभी मिलता है कि जब खरीदार हो। जहां पर कि गुर्बत मुसलसल बढ़ रही हो, वहां पर कौन सरमायाकारी करेगा? तो इसलिए मेरी ये राय है कि पाकिस्तान को अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। और आखिर में थोड़ा जिक्र मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का करना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस जो है वो वायरल हैं। आपको एक छोटे सी क्लिप में भी डाल दूंगा, कि जिसमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे मौलाना साहिबान जो हैं बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ा प्राउडली रिप्रेजेंट करते थे, ये दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। तो उनको ये रियलाइजेशन बहुत अचानक हुई, और फिर कहते हैं कि हम सब जो है वो तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। और साथ ही फिर ये भी खबर आई कि पंजाब में कम अज कम 330 से ज्यादा जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं, जहाँ जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, वो भी उनसे वापस ली जा रही हैं, और वहां पर नए मौलवी लाए जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में जो कराए के मौलवी हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, मौलवी और आलिम में बहुत बड़ा फर्क है। आलिम एक सोसाइटी का असासा होता है, जो इमाम होता है वो भी एक सोसाइटी का असासा होता है। लेकिन वो मौलवी या वो शख्स अच्छे मुसलमान का लबादा ओढ़ कर सबसे ज्यादा मुनाफकत करे, वही उस सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है कि टीएलपी किसने खड़ी की थी। और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को ये भी मालूम है कि आज ये मौलवी, जिन्होंने 1 मिनट में अपना ईमान तब्दील कर दिया, वो क्यों ये बात कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है, इनको चाबी किसने दी है। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये मजहब के नाम पर लोगों को हमेशा के लिए गुमराह करते हैं। और इस तरीके से गुमराह करते हैं कि बेगुनाह बेगुनाह गरीब लोग अपनी जानें गंवाते हैं, जैसा कि हमने मुरीदकी में देखा। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।